ठंड में 5 गरीब बहू की झोंपड़ी। हे भगवान, आखिर ये आपने हमें कौन सा दिन दिखा दिया जो हमें सड़क पर इतनी ठंड में भटकना पड़ रहा है। रहम करो भगवान, रहम करो। बेटा, अब मुझे इस ठंडे तूफान में और नहीं चला जा रहा। माँ जी, थोड़ा हौसला रखिए, क्या पता अभी कुछ रहने के लिए मिल जाए। हाँ माँ जी, थोड़ी देर और आगे चलना है। दीदी, बहुत डर लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे सर से छत छिन गई, हमारे पतियों को हमसे दूर कर दिया। मैं मान ही नहीं सकती कि हमारे पति ऐसा कुछ कर सकते हैं। छोटी बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी जानता हूँ मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें फंसाया गया है। बाप रे बाप, पता नहीं इस ठंड से हम कैसे निपटेंगे। वो पांचों बहू बूढ़े सास ससुर के साथ बर्फीली हवा से जूझते हुए सड़क पर चलते रहते हैं, मगर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी ठंड से कराहकर ससुर गिर पड़ता है। पापा जी, संभाल कर। दीदी, माँ जी, पिताजी को ठंड लग गई है। हमारे पास कोई शॉल वगैरह भी नहीं है, उन्हें बुखार चढ़ रहा है। हमें कोई जगह ढूंढनी होगी जिससे ठंड कम हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। बहू, तुम कुछ करो ना, तुम्हारे पापा जी की तबीयत बिगड़ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, ना पैसे है ना कुछ और, कहाँ जाए। इस ठंड के मौसम का मिजाज देखकर तो दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी होने वाली है। काजल, मिताली, अंजना, अवनी, वो देखो सामने एक कूड़े के ढेर के पास एक दीवार है। क्यों ना उसी के सहारे बैठ जाते हैं, थोड़ी कम हवा लगेगी, शायद कुछ ढकने का भी मिल जाए वहां से। हाँ दीदी, वहां चलिए। पांचों बहू अपने ससुर को सहारा देते हुए उस कचरे के ढेर के पास पहुंचती हैं, जहां दो बहू मिताली, अवनी मजबूरन कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें बोरी और फटी हुई चद्दर मिलती है। शेफाली दीदी, हमें ये बोरी और चद्दर मिली है, इससे हम एक तंबू बना लेते हैं और बोरी पर पापा जी, माँ जी लेट जाएंगे, जिससे उन्हें ठंड कम लगेगी। पर तंबू लगाने के लिए कोई बांस या लकड़ी चाहिए, और मैं सोच रही थी ठंड लग रही है तो थोड़ी लकड़ी भी जला लेंगे, जिससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। अरे हाँ, कोई बात नहीं शेफाली दीदी, मैं और अवनी पास के जंगल से कुछ लकड़ी ले आते हैं। फिर दोनों बहू जंगल जाकर कुछ लकड़ी इकट्ठा करके ले आती हैं और दो छोटी लक्कड़ में पल्लू को फाड़कर उसमें गांठ बांध देती हैं, जिससे वो लंबी हो जाती है और उसका तंबू भी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे सास ससुर का सिर ढक जाता है और सब आंच से हाथ सेकते हैं। बहू, पांचों ने बहुत सही काम किया है, लेकिन घर तो घर होता है, इसमें कहाँ आराम मिलेगा। हम सबको ठंड तो अभी भी लग रही है, आग भी कब तक जलेगी। ममता, मैं जानता हूँ तुम भी परेशान हो रही हो और सुबह से शाम होने को आई है। बहुओं ने कुछ खाया भी नहीं है, मैं उठकर खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप उठो मत, हमारी फिक्र मत कीजिए, उसके लिए हम हैं ना, हम जाएंगे खाने का इंतजाम करने। मिताली और शेफाली ठिठुरते हुए ठंड में खाने का इंतजाम करने जाते हैं, लेकिन आसपास उन्हें कोई दुकान नहीं मिलती और जो थी वो फ्री में खाना देने से इनकार कर देते हैं। न चाहते हुए भी दोनों वापस आ जाती हैं। माँ जी, पापा जी, खाने का तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ। यही होता है बेटा, जब गरीबी आती है तो एक दो मुसीबत नहीं, सारी मुसीबतें आती हैं। अब तो यूं ही भूखे पेट सोना पड़ेगा। पास में दो कुत्ते भौंक रहे थे। इतने में एक अमीर आदमी उन कुत्तों को कुछ थैली में रोटियां और दूध रखकर चला जाता है, जिस दूध को तो कुत्ते भी पी लेते हैं, पर उसमें से एक कुत्ता मुंह से वो सारी रोटियां दबाई शेफाली के पास आकर उसे दे देता है। देखी ना माँ जी, इंसान ही इंसान के साथ इंसानियत नहीं दिखाती, लेकिन ये बेजुबान जानवर हमारी हालत समझकर हमारी मदद करने चले आए। इन बेजुबान जानवर की यही खासियत है कि ये सिर्फ देखते ही सब समझ जाते हैं, और आजकल के लोगों के सामने भीख मांगने पर भी मदद नहीं मिलती है। मेरे बेटे कब आएंगे मेरे सामने? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे बेगुनाह हैं, जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। कितना प्यारा है ये, इसके पाँव में छोटा जख्म है, मैं इसके कुछ बांध देती हूँ, इसे भी ठंड से तकलीफ हो रही होगी। फिर काजल पल्लू फाड़कर उसके जख्म पर कपड़ा बांध देती है। सब वो सूखी रोटी खा लेते हैं और कुछ उस कुत्ते को भी दे देते हैं। जैसे तैसे वो गुजार लेते हैं। फिर पांचों बहू खाने और काम की तलाश में निकल जाते हैं, जहां उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर मंदिर के बाहर कोई कंबल और खाना बांटता है, जिससे उनका थोड़ा गुजारा हो जाता है। पर वो गरीब परिवार अभी ठंड की मार नहीं सह पा रहा था। सास ससुर दोनों बीमार पड़ गए थे। हे भगवान, ठंड से माँ जी की भी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें उल्टी हो गई, हमें कुछ करना होगा दीदी।
अब एक ही रास्ता है, हम पांचों बहू को मिलकर झोपड़ी बनानी होगी, घास फूस की मदद से, ताकि अपने माझी पापा जी की जान बचा सके। फिर पांचों बहू जंगल से लकड़ी और घास इकट्ठा करके कांपते हुए एक झोपड़ी बना लेते हैं और अंदर सूखी घास की सेज बना देते हैं, जिससे वहां पर सास ससुर लेटकर आराम करते हैं। अब सही है दीदी, माझे पापा जी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतने में शेफाली और अंजना आ जाते हैं। माँ जी, पापा जी, दीदी, हम दोनों को एक सेठानी के घर पर झाड़ू पोंछे का काम मिल गया है। उनसे एडवांस में 200 रुपए लाए हैं, जिससे हम यहाँ राशन ले आए हैं। मैं जल्दी से कुछ पका देती हूँ, अब हमें और कुछ नहीं सहना पड़ेगा। इस गरीबी में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ। फिर बड़ी बहू चूल्हे पर खाना बना देती है, जिसके बाद सब ठीक से बड़े दिन बाद खाना खा पाते हैं। कितनी दिन बाद ठीक से खाना खाया ना? हाँ बहू, लेकिन जब तक मेरे पांचों बेटे नहीं आएंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उन झूठे लोगों ने मेरे बच्चों को फंसा दिया और हमें इस गरीबी में ले आए। माँ जी, आ जाएंगे वो, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे मिलने। आखिर 5 बहू के 5 पति पुलिस स्टेशन क्यों चले गए और ये गरीब कैसे हुए, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां पांचों बेटे एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे और सास ससुर पांचों बहू अपने अच्छे भले घर में रहते थे। लेकिन एक दिन पांचों बेटे अपने बॉस का गलत काम में साथ देने के लिए मना कर देते हैं, तो बॉस रणवीर कहता है, मेरी बात मान जाओ, बेहतर होगा, वरना तुम लोगों को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप चाहते हैं कि हम आपके एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक वाली बात को छुपा लें? आपने ये नहीं सोचा जब लोग इसे पिएंगे तो लोगों की हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा? हम ये बात पुलिस वालों को बता देंगे। बता दो, मैं भी तुम 5 भाइयों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब देखो। रणवीर उन पांचों भाई के पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही अपने दांव खेलता है और उन पर कंपनी में 20 लाख का फ्रॉड करने का झूठा इल्जाम लगा देता है और उसकी वसूली के लिए उन्हें घर से बेघर करवा देता है। साथ ही पांचों को पुलिस घर के अंदर से गिरफ्तार करके ले जाती है। सर, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सब हमारे बॉस का किया धरा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, वो ऐसे नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे सामने हाथ जोड़ना बंद करो, अब तो इन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं इन्हें छोड़ दूं? और जब कोई चोरी करता है तो वो नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। ऐसे ही आपके बेटे भी हैं, साले पहले फ्रॉड करेंगे, अब झूठ बोल रहे हैं। चलो हटो यहाँ से। पुलिस उन पांचों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके परिवार को ठंड में घर से बेघर होना पड़ता है, क्योंकि अपने बेटों को छुड़वाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था, जिसके बाद वो रोड पर आ जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू अपने पति को देखने पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और हाथ जोड़कर उनकी बेल की मांग करती हैं, तो पुलिस फटकार देती है, साहब हमें छोड़ दीजिए, हम बेगुनाह हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी माया नाम की एक अच्छी वकील उनकी बात सुन लेती है। पांचों बहू के आंसू बार बार बोल रहे थे कि उसके पति निर्दोष हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने पहुंचती है और 2 दिन के अंदर सबूत इकट्ठा करके पुलिस वाले से उनके पति को छुड़वा देती है। इसके बाद पांचों पत्नी उसका शुक्रिया अदा करती हैं। मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने हमारे पतियों को यहाँ से निकाल दिया, वरना सबने हमसे मुंह फेर लिए थे। आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, हमारी मदद क्यों की? आज का जमाना बहुत खराब है। आज का जमाना बहुत खराब है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। मैं हमेशा निर्दोषों का साथ देती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने जो सबूत दिए थे उसमें एक सबूत और था। अब उस फ्रॉड एक्सपायरी ड्रिंक बेचने वाली बॉस को भी गिरफ्तार कर लीजिए और इनके घर की चाबी इन्हें दे दीजिए। जी वकील साहिबा। वैसे मेरे हस्बैंड की कंपनी है, आप अपने पतियों को इस एड्रेस पर भेज देना, मैं इनकी नौकरी वहां लगवा दूंगी। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। पांचों पति अपनी पत्नियों और माता पिता से मिलते हैं। वो परिवार झोपड़ी छोड़कर अपने असली घर में आ जाता है। वहीं पांचों पति माया के हस्बैंड की कंपनी में काम करके धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को बेहतर कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा। माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप अंदर चले जाइए पिताजी के पास। तू तो खुद कांप रही है, तू क्या काम करेगी? तू अंदर चली जा बेटा। देख पीहू रो रही है, उसको संभाल। ठीक है माँ। 12 साल की अविका अंदर जाकर अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर संभालती है। फिर ऐश्वर्या अंदर आकर चूल्हे पर आंख में धुआं झोंक कर खाना बनाती है। इतने में उसकी दूसरी बेटी नैना और ज्योति आती हैं। माँ, मैं तो ठंड लग रही है, तो स्वेटर दो ना।
हाँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है। जो पिछली बार का था वो फट रहा है। उसको पहनकर भी ठंड नहीं रुकेगी। माँ, मुझे भी पैरों में बहुत ठंड लग रही है। देखो, मेरे मोजे फटे हुए हैं, कैसे छेद हो रहा है। अरे बेटा, मैं क्या करूं? घर में पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो पिताजी का पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक हाथ पैर के घाव भरे नहीं हैं। कुछ समय रुक जाओ, मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नया मोजा, नया टोपा और स्वेटर ले आऊंगी। माँ, पीहू रो रही है, उसे भूख लग रही है, जरा देख लो ना आप। आई बेटा, चूल्हे से खाना उतार दूं। ऐश्वर्या चूल्हे से पतीला हटा देती है, बच्चों को खाना परोस देती है, फिर छोटी बेटी को गोद में ले लेती है। कुछ ही देर में उसकी चारों बेटियां खाना खा लेती हैं। सुनिए जी, आप बैठ जाइए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। किंजल बेटा, तूने खाना खा लिया तो पीहू को गोद में ले ले, वह सोने ही वाली है बस। दीजिए माँ, आले मेरी प्याली सी बहन निन्नी कर ले। तभी ऐश्वर्या अपने पति को अपने हाथ से खाना खिलाती है, क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तभी खाते खाते रोहित रो पड़ता है। अजी, आप अचानक से रोने क्यों लग गए? क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरी ऐसी हालत हुई है, मेरे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। तुम भी परेशान होती हो और हमारी नन्ही सी जान कितनी परेशान हो रही होगी। मेरे बच्चों पर कपड़े भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी जिससे बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। ऐश्वर्या, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, जरा बंद करवा दो। नैना बेटी, करना। हाँ पापा। माँ, ठंड लग रही है, कुछ करो ना। ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी सी आंच जला लेती हूँ। नैना खिड़की पर पर्दा डाल देती है। ऐश्वर्या पति को खाना खिलाकर जंगल से कुछ लकड़ी लाकर आंच जलाती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम होती है। दरअसल रोहित के एक्सीडेंट के बाद से घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन तो ठंड में उन्होंने बिना खाए पिए गुजारे हैं। बच्चियों को जैसे जैसे मुट्ठी भर चावल पकाकर खिला दिए थे। अगले दिन घर का मालिक महेश उनके दरवाजे पर आकर किराया मांगता है। अरे ओ ऐश्वर्या, तुम्हारा ये 5वां महीना चल रहा है। मैंने कहा था कि मुझे आज 5 महीना के किराया दोगी। चलो निकालो। साहब जी, आप तो जानते हैं मेरे पति की हालत कैसी है। वह काम पर गए नहीं हैं और मैं काम की तलाश में हूँ। अभी तक कोई काम नहीं मिला। थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, जिससे मैं आपका किराया चुका दूं। बस तुम्हारी ये कहानी तो मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। अब मैं और मोहलत नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से अपना गाजर का हलवा छोड़कर ठंड में तुमसे पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे निकालो, वरना इस घर से बाहर कर दूंगा। मालिक जी, रहम कीजिए, हमें घर से बाहर मत निकालिए। बाहर बहुत सर्दी है, हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कह दिया ना, तो कह दिया। तुम लोग भिखारी हो, 1 नंबर के। तुम कोई पैसा नहीं दोगे। अब मेरा घर खाली कर दो, कम से कम यहाँ से तो किराया आएगा। महेश उनकी एक नहीं सुनता और गरीब परिवार को कड़कती सर्दी में घर से बेघर कर देता है, जहाँ वह सब ठिठुर ठिठुर कर सड़क पर चलते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, कोई कपड़े भी नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और चल लो, क्या पता आगे कुछ ठिकाना मिल जाए। जी आगे चलिए। पूरा गरीब परिवार कांप रहा था। फिर थोड़ी आगे चलकर ऐश्वर्या को एक कचरे के ढेर के पास पाइप मिलता है। अजी वो देखिए पाइप, कुछ समय के लिए हम वहीं रह लेते हैं, कम से कम तन तो ढकेगा इस सर्दी में। बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान। आओ बच्चों, यहाँ चलते हैं। ठीक है पापा। माँ, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बेटा बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मैं कहीं खाने का इंतजाम भी करती हूँ, बैठ जाओ। फिर वो सब उस पाइप में जाकर बैठ जाते हैं। ऐश्वर्या अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर संभालती है। हाय मेरी मासूम बच्चियां, सामने कचरे में बोरी वगैरह पड़ी है, यही उठाकर ले आती हूँ। फिर ऐश्वर्या रोहित को पीहू सौंप कर कचरे से बोरी उठा लेती है और अपनी चारों बेटी को उड़ा देती है, जिससे उन्हें सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है और वह सो जाती है। अगले दिन ठंड से कांप कर सभी उठते हैं। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से रात में ठंड बीती है। माँ, भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ।
फिर ऐश्वर्या सिग्नल पर जाकर ठंड में अपने पल्लू से लोगों की गाड़ी साफ करती है, जिससे उसे कुछ पैसे और फल मिल जाते हैं और वह ढाबे से 30 रुपए की दाल रोटी लाकर अपने बच्चे और पति को खिला देती है। माँ, थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया है, लेकिन भूख तो अभी भी लग रही है और स्वेटर भी चाहिए था, स्वेटर भी नहीं है। मैं तो भी स्वेटर चाहिए माँ, पापा बहुत ठंडी है यहाँ। रोहित जी, मैं किसी काम की तलाश में जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को और ऐसी परेशानी में नहीं देख सकती। मैं भी चलता हूँ। रोहित जैसे ही उठकर चलता है तो वो गिर पड़ता है। लगता है ठंड से चोट पर असर हो गया है, इसलिए दर्द बढ़ गया है हड्डियों का। अजी, आप यहाँ बच्चों के साथ रहिए, मैं हूं ना, मुझे माँ होने का फर्ज निभाने दीजिए। ऐश्वर्या दर दर दरवाजे पर जाकर काम की भीख मांगती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। फिर एक बूढ़ा बाबा उसकी हालत देखकर कहता है, बेटी, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मेरे खेत में आकर हल चला सकती हो, तो बताओ, क्योंकि मेरे बूढ़े हाथों से काम नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें रोज के पैसे दे दिया करूंगा। हाँ बाबा जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूंगी। मेरी 5 बेटियां और पति बड़े बुरे हाल में हैं। अरे, इतनी ठंड में तुम्हारे पास शॉल भी नहीं है? बाबा, आखिर गरीबी इंसान को किस मोड़ पर ले आती है आप देख सकते हैं। ना खाने का होश, न रहने का, न ओढ़ने पहनने का पता नहीं। भगवान, हम जैसे गरीबों पर और ठंड की कहर क्यों डालते हैं? लोग तो बड़े चाव से गरम गरम हलवा खा रहे होंगे, गरम कपड़े पहने होंगे, हीटर चला रहे होंगे, और एक हम जैसे गरीब परिवार को खाना तक नसीब नहीं होता। मेरा घर यहीं पास में है, मैं तुम्हें 2 कंबल दे देता हूँ, जिससे तुम्हें सहारा हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, थोड़ा काम कर देती हूँ, शाम को ले जाऊंगी। ठीक है बेटी। फिर ऐश्वर्या उस बूढ़े बाबा के खेत में हल चलाती है और बीज डालती है, और काम करने के बाद शाम को उस बूढ़े बाबा से 2 कंबल ले जाती है, जिसे वो अपने बच्चों को ओढ़ा देती है और कुछ पैसों से दाल चावल लाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपने बच्चों को देती है, जिसे खाकर अविका कहती है, अरे वाह, कितने दिन बाद माँ आपके हाथों का वही खाना खाने को मिला है। हाँ माँ, और दो ना। हाँ बेटा, ये लो। और रोहित जी, आपके लिए दर्द की दवाई लाई थी, ये खा लीजिएगा खाना खाने के बाद। ठीक है, खाना खा लो, तुमने बहुत मेहनत की है, सुबह से शाम तक परेशान हुई हो। सच में मेरे से ज्यादा तुमने अपना फर्ज निभाया है बच्चों के प्रति। इस ठंड की मार को चलते चलते देखा तुमने अपनी क्या दशा बना ली है। जी, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, दशा का क्या है, बच्चे ठीक रहे मेरे, बस। और मेरी छोटी गुड़िया कैसी रही पापा के साथ? इसने दूध पिया था? हाँ, बस एक बार। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, सर्दी भी बढ़ती रहती है। ऐश्वर्या उसे बूढ़े बाबा के खेत में काम करती है, जिससे रोज उसे पैसे मिलते हैं, और वह अपने बच्चों के लिए सस्ते स्वेटर मोजे खरीद लेती है। उसके परिवार को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन तक पैसे जोड़ जोड़ कर वो एक किराए का घर ले लेती है। रोहित के घाव भी भर जाते हैं और वह एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, जिससे उनके घर की स्थिति संभल जाती है। बच्चे पढ़ने लगते हैं। भगवान की दया से धीरे धीरे हम संभल गए, लेकिन इस ठंड की मार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी जो हमने संघर्ष किया है। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम अविका की माँ। इस तरह गरीब माँ अपने बच्चों के लिए ठंड से बचने के लिए घर का इंतजाम कर देती है।